भरोसा यदि भगवान पर हो तो तकदीर में जो लिखा है वही पाओगे। और भरोसा यदि खुद पर हो तो भगवान वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं और ये आपकी प्रिपरेशन के दौरान एक माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस का पूरा मिश्रण है। इसमें जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है परेशान रहते हैं ना थोड़ी स्ट्रेटजी को लेकर और सिलेबस को लेकर। तो मेरे को एक दो कमेंट भी आए कि सिलेबस पे कोई वीडियो बनाओ। तो सिलेबस तो खैर हर जगह मिलता है, कहीं से भी डाउनलोड कर लो आप। लेकिन सिलेबस का यूज़ कैसे करना है, क्या है एक्चुअली कहानी, ये मैं आपके साथ आज इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो अगर आज आप इस लेक्चर को अच्छे से पूरा सुन लेते हैं तो इस बात का मुझे विश्वास है और आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि आपके बहुत सारे जो मिथ हैं, जो भ्रम हैं, या जो कहो एक तरह से डाउट बने हुए हैं एग्ज़ाम को लेकर, सिविल सर्विस को कैसे क्रैक करना है, प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है, कैसे इंटरव्यू तक पहुंचना है, तो इन चीज़ों के डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे, इस बात की उम्मीद रखना। देखो, अगर कोई प्रीलिम्स पास करता है, मेंस पास करता है, इंटरव्यू में जा रहा है, अगर वहाँ पास नहीं हो रहा तो दैट इज़ काइंड ऑफ लक फैक्टर। लेकिन अगर कोई दो दो चार चार साल से प्रीलिम्स ही नहीं कर पा रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए आज इस लेक्चर को मैंने बनाया है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, सिलेबस कोई और पूरा नहीं करेगा, मैं भी समझा कर ही जाऊँगा, लेकिन सिलेबस आपको ही पूरा करना है। वो कहते हैं ना कि दूसरे की स्ट्रेटजी पे जाना नहीं चाहिए। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से पास होते हैं, लेकिन हमको खुद के अंदर झांकना है। वो आपने सुना है कि सुनाते रहे तुम मुझे दूसरों के गुण दोष, झांका अपने अंदर तो उड़ गए तुम्हारे होश। तो वही वाली यहाँ पे अप्रोच आपको लेनी है, अपने अंदर झांक कर ये सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। चलो फिर इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। ओके गाइस, चलो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं गाइस, मैनी ऑफ यू आर वेरी सीरियस टू क्रैक दिस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम एंड you all want to become IAS IPS ऑफिसर। एक्चुअली गाइज, ऑल एग्जाम्स हैव देयर ओन नेचर। सबका अपना अपना एक नेचर होता है एग्ज़ाम का। कोई टफ, कोई इजी, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सबका अपना अपना अलग सिस्टम है। वाई पीपल नॉट क्वालिफाइंग एग्जाम्स? द रीज़न इज़ नॉट द लैक ऑफ नॉलेज बट द प्रॉपर गाइडेंस। यानी नॉलेज किसी के पास कम नहीं है, सबके पास बराबर है भाई, दिन रात पढ़ रहे हैं लोग। तो नॉलेज का मैटर नहीं है यहाँ, मैटर यहाँ किसका है? वो है गाइडेंस का, वो है स्ट्रेटजी का, वो है अप्रोच का। तो आपको एक बात पता होगी कि आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल्स टू यू जस्ट टू मेक यू क्लियर डाउट्स और ऑल द थिंग्स। तो यहाँ भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइस, आवर सोलर सिस्टम हैज़ मैनी प्लैनेट्स। बहुत सारे ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। आउट ऑफ देम अर्थ एंड वीनस, वी विल टॉक अबाउट अर्थ एंड वीनस। ये जो रेड वाला है वो वीनस है और जो ब्लू ब्लू सा वाइट सा है वो अर्थ है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं कि these both the planets have same in size, almost same in size, same in weight, same gravity, same mass। मतलब I mean in many features they are similar in nature, but my dear, the average temperature of planet earth is 15 degree centigrade, which is suitable for life। यानी ह्यूमन और नेचर एग्जिस्टेंस यहाँ पॉसिबल है, बिकॉज एवरेज टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एज फार एज वीनस इज कंसर्न, द टेम्परेचर इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेल्सियस। तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको शुद्ध हिंदी में विस्तार से एक प्रक्रिया समझाता हूँ कि इसी तरह मान लो ये दो प्लैनेट्स हैं ना, ऐसे ही कोई दो स्टूडेंट्स हैं। अब इनका, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें इनकी बिल्कुल सेम है, वैसे ही वहाँ पे भी सेम कोचिंग, सेम मटेरियल, सेम टाइम है दोनों के पास, सेम रूम में रह रहे हैं मान लो। उनमें से एक टॉपर बनता है, I mean one among the toppers and other one not even able to qualify the prelims for many years in a row। बहुत सालों तक लगातार प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ़ यू आर वेल गाइडेड तो बीइंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इज जस्ट अ केक वॉक फॉर यू, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए अगर आप
गाइडेंस मस्त है, गाइडेंस अच्छी है। आपने देखा भी होगा बहुत से आईएएस आईपीएस के बच्चे हैं जो इजीली आईएएस आईपीएस बने हैं। पिछली बार का ही देख लो, कनिष्क कटारिया, उन्होंने खुद ही कही कि आईएएस बनना मेरे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर था, बिकॉज ही हैज़ प्रॉपर गाइडेंस। उसके पापा मम्मी पापा दोनों आईएएस हैं इस वजह से। तो सी गाइस, गाइडेंस इज नॉट अ सिंगल मैसेज और अ क्लस्टर ऑफ टेक्स्ट। मतलब एक मैसेज में या एक दिन किसी को समझाने में ये गाइडेंस नहीं होता है। अभी मैं भी जो दे रहा हूँ वो गाइडेंस नहीं है। इट इज़ नॉट अ फोर्टनाइट प्रोसेस। रातों रात गाइडेंस नहीं मिल सकता। गाइडेंस इज लाइक सेलिंग इन द ओशियन। ये देख रहे हो आप समंदर में अगर चल रहे हो नाव लेके, तो वहाँ आपको मान लो किसी ने कह दिया किनारे पर खड़े होके कि भाई जाओ ऐसे सीधे चले जाना, मुड़ना मत। लेकिन वहाँ कोई समंदर आ गया, आपकी नाव घूम गई, तो आप तो डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। गाइडेंस कहाँ काम आया। यानी गाइडेंस क्या है, गाइडेंस इज जस्ट लाइक एन कंपास। कंपास की तरह होता है गाइडेंस, जो आपके हर समय साथ रहेगा, हर वक्त पे हर जगह पे आपको गाइड करेगा, एवरी डे एवरी सिचुएशन। ये होता है गाइडेंस। तो जब कोई बच्चा बिगिनर होता है, बिगिनिंग में आता है कि सर हमको प्रिपरेशन करनी है, व्हाट टू स्टडी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। अब भाई कुछ लोग होते हैं कहते हैं डायरेक्ट कि मैं तैयार हूँ भाई कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उनमें भूख होती है कुछ बनने की। वो कहते हैं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, 12-12 घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे आप बता दो कि मैं क्या पढूँ, व्हाट टू स्टडी। ये क्वेश्चन रहता है उनका। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, क्योंकि शब्दों में ही मिलेगा आपको सार। अब आपने क्या किया कि किसी भी अपने सीनियर मेंबर जो पहले पेपर निकाल चुका हो या दे चुका हो, या कोई फैकल्टी, कोचिंग की फैकल्टी, या एनीवन, कोई भी, किसी से भी आपने पूछा कि सर व्हाट टू स्टडी आईएएस बनने के लिए, तो सारे लोग एक गाना गाते हैं। विश्वास ना हो तो इसको, वीडियो को देखने के बाद आप इसको रियलिटी में आजमा भी लेना, कि सारे लोग एक गाना गाते हैं। और वो गाना क्या है कि आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, एक ही गाना। मतलब आपने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है। अब वो क्या आंसर देते हैं, ये देखो, सारी एनसीईआरटीज आपको कंप्लीट करनी है, 6 की, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। फिर दूसरा आया, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, हर सब्जेक्ट की 2 स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, डेली उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, दनादन पढ़ते ही जाना है, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। मैगजीन्स मत छोड़ देना एक भी, योजना, कुरुक्षेत्र, सारी मैगजीन आपको पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे नहीं छूटना चाहिए भाई, पूरे 100 क्वेश्चन आ जाएंगे उसी में से। इकोनॉमिक सर्वे नहीं छूटना चाहिए, बजट नहीं छूटना चाहिए, ईयर बुक नहीं छूटना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। 5 राइटर की किताब पढ़ो। यानी ये सेम गाना सब लोग गाते हैं। और आपने क्वेश्चन क्या पूछा था छोटा सा, कि मुझे पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। लेकिन उन्होंने क्या बता रहे हैं बाबूजी, आपने पूछा है पढ़ना क्या है, और वो क्या बता रहे हैं, कहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है थोड़ी क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या हुआ, योर क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड, आपको जवाब तो मिला ही नहीं। अब आपने तो ठान रखी थी कि भाई कुछ भी मतलब करना पड़े मैं कर जाऊंगा, लेकिन मेरे को कोई बता दे। अब उसने ये बता दिया, आपने सब कुछ पढ़ दिया, चाँप दिया एकदम रट रट के एक एक शब्द, और आपने अपना पहला अटेम्प्ट दे दिया, पेपर देने चले गए। उधर से जब निकल रहे थे तो सांस नहीं आ रही, सांस फूल गई। भारत देखा बेटा सांस क्यों नहीं ली जा रही। तो एक मैडम थी, उन्होंने सीनियर जो बंदा उनको गाइड कर रहा था उसके बाल पकड़ लिए, सर नॉट इवन 40 क्वेश्चंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड अस, व्हाट वी हैव स्टडीड, नथिंग हैज बीन केम। कुछ नहीं आया आपने जो बताया था उसमें से, 30-40 क्वेश्चन भी नहीं आए 100 में से। क्योंकि आप तो आज भी नहीं समझे कि प्रश्न का उत्तर क्या था। वो आपने पूछा था क्या पढ़ना है, उसने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, तो यू आर स्टिल अनआंसर्ड। तो व्हाट टू स्टडी का मतलब क्या है भाई। अब अगर आप किसी से पूछोगे तो हर कोई अपना अपना ज्ञान पेलता है, सबको थोड़ी पता है। वो बता देगा, आप उसको गुरु द्रोणाचार्य मान के, अपनी अपनी तो एनालिसिस आपने की नहीं, लेकिन उसको द्रोणाचार्य मानकर आप सब कुछ पढ़ गए। ये निशान लगा देता हूँ, ये हर चीज़ आपने पढ़ के डाल दी। मतलब ऐसा आपने उसके कहने पे कर दिया, विच इज़ यूजलेस, विच इज़ यूजलेस। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब एक बच्चा आया मेरे पास और मुझसे कहता है, सर अरे सर ये सिलेबस का वीडियो था, आप सर क्या बता रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई सिलेबस तो दुनिया के हर जगह पर उपलब्ध है, जैसा मैंने पहले ही बताया, लेकिन तुमको जो असल में चाहिए वो कहाँ मिलेगा। वो यहाँ मिल रहा है तो तुमसे झिल नहीं रहा। सिलेबस बताऊंगा भाई, जो तुमको चाहिए ना वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर इतना ध्यान रखो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया ना, ये जो यूट्यूब पर डेली सिलेबस ढूंढने का, बिगनर और ये कैसे पढ़ें, ये सारे कष्ट मिट जाएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है।
अब अगर मैं ये समझाऊंगा नहीं ना तो ऐसे हो जाएगा जैसे आपने सिलेबस मांगा था, मैंने सिलेबस की फ़ोटो चिपका के आपको दे दी कि ये सिलेबस है, वो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मतलब ये तो उस टाइप से हो गया, किसी का बर्थडे था और वो मुंह नहीं धोता था टाइम से, तो उसके सामने केक रख दी लाके चॉकलेट वाली, और वो बहुत चिकनी थी। तो उसने कहा यार मेरा मुंह तो रूखा रूखा सा हो रहा है, इसको थोड़ा ऊपर से तेल तेल सा लेके लगा लेता हूँ, थोड़ा चिकना हो जाएगा, बर्थडे भी आज मेरा। उन्हें पूरी केक मुंह पे लगा ली। समझे बात को, कि वो केक जो है वो सिलेबस है, वो तो उसके बर्थडे के लिए है, अगर अच्छे से काटेगा खाएगा तो बर्थडे में सेलिब्रेट करेगा। लेकिन उसने क्या करा, उसको मुंह पे लगा लिया। वैसा ही यहाँ स्टूडेंट्स के साथ मार्केट में विच इज़ प्रेवलेंट, के सिलेबस दे दिया, अब क्या करना है उसका ये नहीं पता। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका करना क्या है। ये देख रहे हो भाई साहब ने पांचों उंगलियां सब्जी में बिगाड़ रखी हैं। चलो एक स्टोरी सुना देता हूँ, थोड़ा लाइट मूड में बैठा करो यार, इतना हैक्टिक मत लिया करो चीज़ों को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बहुत तगड़ी चीज़ बताऊंगा आज। तो ये स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। ये जो बैठा है ना, इसका नाम है, मान लो कुछ भी मान लो, ब्रजेश मान लो। कोई ब्रजेश करके बंदा है, एक मेरे साथ था ब्रजेश बंदा, उसी को देख के याद आ गई। तो अब इसकी एक कंडीशन है कि ये जब खाएगा ना, मतलब नॉट टू टॉक एनीबॉडी वाइल ईटिंग, किसी से बात नहीं करेगा जब खाएगा तो। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक दाना भी छोड़ेगा नहीं थाली में, मतलब नॉट इवन अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस, ये छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा सब। तो ये इसकी दो कंडीशन है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, ये गया एक शादी में, या मान लो किसी पार्टी में गया, उनके यहाँ बनी बैंगन की सब्जी। अब बैंगन की सब्जी बनी तो अब क्या हुआ कि अब इसका तो उसूल है कि एक तो किसी से बात नहीं करनी है खाते टाइम, और एक ये है कि एक भी दाना नहीं छोड़ना। तो बैंगन में ऊपर डंठल टाइप का होता है जिससे वो लटका होता है, तो अब वो तो साबुत के साबुत बनाया हुआ था भरता। अब इसने क्या करा कि पूरी सब्जी खाई, अब डंठल बचा, अब डंठल को भी चूस रहा है ये। यानी उसमें जो डंडियाँ होती हैं वो फेंकने के लिए होती हैं, लेकिन ये उनको भी ज़बरदस्ती खा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन है ना कि एक दाना भी छोड़ना नहीं है। अब वो आंटी जो थी, जो खाना दे रही थी, उनको ऐसा लगा यार ये सब्जी मैंने बहुत ही टेस्टी बनाई है, मतलब ये बंदा वो तो सब खा ही गया लेकिन इसको भी फेंक नहीं रहा है ये जो डंठल सा है इसमें। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत स्वादिष्ट बनाई, तो उन्होंने क्या करा, और बैंगन लाके पटक दिए इसके सामने, और सब्जी कर दी। अब इसकी तो कंडीशन है कि ये बोलेगा नहीं किसी से, खाएगा तो, और दाना भी छोड़ेगा नहीं, तो उनको भी खाएगा ही, ये जाहिर सी बात है। तो अब वो आंटी इसको ओवर ओवर परोसती जा रही हैं। दैट इज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स, कि लोग कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते और बात किसी से करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य बना रखे हैं कुछ। उनकी बातों में आके ये भी लेना है वो भी लेना है, हर चीज़ खरीद लेते हैं, हर चीज़। यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे, कुछ भी दिख जाता है उसी को खरीदना है, बस उसमें पड़ना है। क्यों? कि ठान रखिए कि भाई कुछ भी कर जाऊंगा, बस आईएएस बनना है। अब कुछ महारथी हैं, वो क्या कहते हैं कि यू कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी सिविल सर्विसेज विदाउट रीडिंग एनसीईआरटीज। क्यों भाई? क्यों भाई, आपको यूपीएससी ने नोटिस निकाल के दिया है क्या कि जो बंदा जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा वो यूपीएससी नहीं निकाल सकता? हु टोल्ड यू दिस? कभी ऐसे क्वेश्चन आया है क्या यूपीएससी में कि यह प्रश्न 8वीं कक्षा के भूगोल के 5वें चैप्टर से है, कृपया इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए? आया है ऐसा कभी प्रश्न? तो फिर कौन ये दावे करता है कि इफ़ यू विल नॉट रीड एनसीईआरटी यू कैन नॉट क्वालिफाई सिविल सर्विसेज? मैं ये नहीं कह रहा देखो कि वो किताब ख़राब है या उनमें कोई काम की चीज़ नहीं है, एनसीईआरटी बहुत ही रेप्यूटेड बुक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो तो पता होना चाहिए। आपने एनसीईआरटी ले ली सारी पूरी, मैंने छठी सातवीं आठवीं नौवीं ज्योग्राफी हिस्ट्री और इकोनॉमी पूरी पढ़ के डाल दी, मतलब यू कैन नॉट काउंट योर प्रिपरेशन बाई जस्ट कंप्लीटिंग द चैप्टर्स माय डियर फ्रेंड्स। ये कोई बात थोड़ी होती है। इसलिए वो किताबें तो हैं, वो रिसोर्स हैं, यानी वहां से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है ये क्वेश्चन आंसर तो अभी तो हुआ ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप बनाएं कुछ मॉड्यूल्स, ठीक है। आप अगर कुछ मॉड्यूल्स बनाएंगे ना, तो उन मॉड्यूल्स में से हर सब्जेक्ट के 150 से 200 पॉइंट निकलेंगे। घबराना मत अभी, मॉड्यूल का नाम सुन के, वो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं मॉड्यूल। तो उनमें से 150 से 200 पॉइंट निकलेंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ योर क्वेश्चन, व्हाट टू स्टडी। समझ गए? अभी तक बात हो रही थी कहाँ से पढ़ना है, हर आदमी क्या बता रहा था, कहाँ से पढ़ना है, किताबें बता रहा था, लेकिन उनमें पढ़ना क्या है वो मॉड्यूल से पता चलेगा। वो आपको मॉड्यूल बनाना है, मैं अभी बताऊंगा कैसे। तो पहले आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया कि भाई पढ़ना क्या है। अब एक सब्जेक्ट में 20 से 25 दिन लगेंगे, इस बात को अपने दिमाग में रख लेना पहले। विद करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, विदाउट करंट अफेयर्स नहीं बोल रहा। 25 दिन एक सब्जेक्ट में लगते हैं, तो आप यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज विद इन 6 मंथ्स। 25 दिन लगेंगे, 20 से 25।
और जिस दिन आप, पता है, जब मॉड्यूल बना लोगे ना तो 20 से 25 दिन में विद करंट अफेयर आप इतने परफेक्ट हो जाओगे, एक्सीलेंट हो जाओगे कि यू कैन राइट ऑल द 200 और 150 पॉइंट्स विद योर हैंड। आप अपने हाथ से लिख लिख दोगे ना, और जिस दिन आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली, योर 50% प्रिपरेशन हैज़ बीन डन, ख़त्म हो गई। आपकी 50% प्रिपरेशन रह गई है और वो है रिवीजन वहीं से। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि पीपल डू नॉट नो व्हाट टू स्टडी, कीप ऑन ट्राइंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स फॉर 2 और 3 और 4 ईयर्स। मैं फिर बता देता हूँ एक बार कि जो बंदा प्रीलिम्स करके, मेंस करके इंटरव्यू में जा रहा है, वहाँ फेल हो जाता है, दैट इज़ अनदर थिंग। वो मतलब ही इज़ नॉट ऑन द लोअर लेवल ऑफ दोज हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम और गॉट रैंक। वो उनके बराबर ही है, बस अनफॉर्चुनेट था इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पा रहे, उनके लिए तो सोचने वाली स्थिति है ना कि भाई क्या करना है। तो अब ये चीज़ आपको समझनी है कि ये आपको हर साल घुमा घुमा के नहीं करनी, ये पहली साल में ही समझ लेना है। क्योंकि ये जो मॉड्यूल मैं बता रहा हूँ ना, ये आपके 2021, 22, 23, 24 जब भी दोगे ना, ये सारी चीज़ें काम आनी है। ऐसा नहीं है ये इसी साल ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये भी एक एग्जाम्पल था, देना जरूरी नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि जैसे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मगअप कर लेते हैं, पढ़ते बहुत हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन इतना मटेरियल भर के रख लिया है ना कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा उठा के कहाँ रखूँ। मैं आपसे यहाँ कह दूँ, देखिए आपको दिखा देता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि सुनो, आज आप राजमा बना लेना। मैंने कह दिया शांति भाई आप राजमा बना लेना। शांति भाई ने राजमा उठाया, खटाक से बना दिया। मैंने कहा यार कुछ मिक्स बनाओ, ये राजमा के साथ ये काला वाला, ये काला वाला और ये पीला वाला, ये 4 बना देना। उसने चारों बाउल उठाए, फटाक से बना दिए, मेरे को सटाक से मिल गए, मैं खा गया। अब मैंने क्या करा, ये सारे उठा के एक कंटेनर में डाल दिए, पूरे पल्सेस, ऑल पल्सेस मिक्सड अप। ठीक है, अब मैंने ये उसमें डाल दिए, तो अब क्या होगा? अब हुआ बात ये कि अब मैं कह के गया शांति जी से कि शांति जी अब आप ऐसा करना, ये वाली दाल बना लेना, ये वाली जिस पे मैं गोला काट रहा हूँ। अब शांति जी एक एक दाना ढूंढ रही हैं, 10 दिन लग गए, दाना ही नहीं निकल रहा, दाल बने कहाँ से? यही होता है जब बंदे इतनी सारी चीज़ें लेके मेंस में चले जाते हैं और वहाँ समझ में नहीं आता कि अब मुझे इसमें लिखना क्या है। प्रीलिम्स में चले जाते हैं पूरे फैक्ट्स को मगअप करके, और वहाँ यही समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन आया कहाँ से। अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपकी आंखें तो तभी खुलेंगी असली, क्योंकि मैं लोकल चीज़ के साथ नहीं आता, अब आया हूँ तो ढंग से ही समझा के जाऊँगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, यानी मैं सबको एक साथ मिला दूं फिर कहूँ ये बनाओ तो नहीं बना पाओगे ना। तो दैट इज़ द मेन फंडामेंटल रूल ऑफ द यूपीएससी, कि आपको चीज़ें सेपरेट रखनी है, मिक्सअप नहीं करनी यार, इतना मटेरियल नहीं चाहिए जितना आप खरीद के फेंक रहे हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ आपके उस चीज़ के ऊपर जिसका आपको इंतज़ार है, और वो है सिलेबस। ओके गाइज, सो कम विद मी। चलो दोस्तों, अब आते हैं भाई आपके पार्ट पे, और अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक, स्ट्रिक्टली फॉर प्रीलिम्स। अब ये मेरा डिवीज़न है, दिस डिवीज़न बिलोंग्स टू मी ओनली। अब आपका अपना कोई डिवीज़न हो सकता है, मैं आइडिया दे रहा हूँ कि डिवीज़न करना कैसे आपको सिलेबस का, जिससे क्वेश्चन कहीं से छूटेगा ही नहीं यार, प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी छूटने की, छूटेगा कैसे। और ये मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, और ये स्ट्रिक्टली वैलिड है यूपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो या ईपीएफ हो, कोई सा भी। और ये यूपी पीसीएस के लिए वैलिड है, ये हरियाणा पीसीएस के लिए वैलिड है, ये बिहार पीसीएस के लिए वैलिड है, और राजस्थान पीसीएस के लिए वैलिड है। तो आप आंख बंद करके इसको फॉलो कर सकते हैं, आप मात नहीं खाएंगे, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ, विश्वास है मुझे। अब आप शुरू कर देता हूँ मैं आपका ये डिवीज़न। देखिए सबसे पहले हम आते हैं, देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैसे तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं एनवायरनमेंट मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल की बात आ गई है कि आपको सिलेबस को कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट मॉड्यूल लेता हूँ, और इसको मैंने अपने हिसाब से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा तेज चलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस है तो मेरे को जल्दी जल्दी कवर करना है। बाद में कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे समझने हैं। देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप देख सकते हैं इकोसिस्टम, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स, एनर्जी फ्लो।
इस टाइप से आपको इंट्रोडक्शन में पहले इसकी जानकारी लेनी है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। ये सीरियसली बता रहा हूँ मैं, उन कैंडिडेट्स के लिए हिसाब से ये डिवीज़न है जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है और जो तैयारी करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि वो आईएएस आईपीएस बने, तो जीरो लेवल से। उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने इसमें डिवाइड किया है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स में इंट्रोडक्शन, वेटलैंड्स होते क्या हैं, ये वेटलैंड्स आर्द्र भूमि टाइप की जो होती हैं। मैंग्रोव्स, कोरल्स, डेफिनेटली क्वेश्चन मिलता है सिविल सर्विसेज में, डेफिनेटली। तीसरा मैंने करा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी का, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट स्पेसीज, यानी कौन कौन सी अच्छी स्पेसीज हैं, कौन कौन सी जो 1972 के शेड्यूल में शामिल हैं, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इस टाइप की चीज़ें हमको पढ़नी है। फिर हम आते हैं क्लाइमेट पे, कौन सी जगह पे किस टाइप के जंगल पाए जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ ज़्यादा है, कहाँ जो है पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा, इस टाइप की चीज़ें, क्लाइमेट। उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल लॉज हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं, कुछ एनजीओज हैं, कुछ मूवमेंट्स चले हैं जैसे चिपको वगैरह, आपने सुना भी होगा, इस टाइप के मूवमेंट्स हैं। तो ये पांचवा जो डिवीजन है वो बना है एनवायरमेंटल लॉज एंड मूवमेंट्स के लिए। इसमें आपको सभी एनवायरमेंट मूवमेंट्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनजीटी वगैरह और इस टाइप के, ये सारे आपको कवर करने हैं। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं इस डिवीजन को, नहीं चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके इस हिसाब से पढ़ सकते हैं। ये हो गया एनवायरनमेंट का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी का डिवीजन आपको कैसे करना है, सबसे पहले फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल फैक्ट्स देखने हैं आपको, यानी फिजिकल फीचर्स, कौन सी जगह पे किस टाइप की मतलब वो है, पहाड़ी है, क्या है। पॉलिटिकल मैप आपको देखना है कि किस टाइप के रोड कहाँ से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इस टाइप से। दूसरा सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज मतलब ये रिवर विवर वाला सिस्टम, कौन सी जगह कौन सा बांध है, कौन सी नदी कहाँ होकर जा रही है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी हैं, ऊपर ऊपर डेक्कन रिवर कौन सी हैं, इस टाइप की आपको रिवर सिस्टम पूरा ड्रेनेज में कवर हो जाएगा। तीसरा मैंने कहा है सॉयल एंड एग्रीकल्चर। सॉयल मतलब कहाँ किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, एग्रीकल्चर किस टाइप की कहाँ पैदावार होती है, इरिगेशन की क्या समस्या है या कहाँ पे कितनी सुविधा है, इस टाइप का ये थर्ड डिवीजन है। चौथा है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, यानी क्लाइमेट के हिसाब से कहाँ पे खेती हो रही है, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पे, कौन कौन सी जगह पे पॉसिबल है, वेस्टर्न घाट टाइप में, इन सब जगहों पे। तो ये हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे। उसके बाद आता है लास्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब जैसे हमने कहा है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ कौन सी रिसोर्स पाई जाती है, यानी कौन से जो है मिनरल्स और मेटल्स कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं, इस टाइप की जो है हमें इंडस्ट्रीज़ की और ट्रांसपोर्ट की, ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अगला मैंने डिवीजन किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, देखो ये क्या थी, इंडियन ज्योग्राफी, नाउ वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इजी है। इसको कैसे, सबसे पहले यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स के बारे में, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। वैसे तो एनसीईआरटीज़ में भी दिया हुआ है, लेकिन आप जीसी लियोंग भी प्रेफर कर सकते हैं। जीसी लियोंग में अच्छे से समझाया हुआ है कि यूनिवर्स क्या है, कैसे चलता है सोलर सिस्टम, अर्थ का, हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ मून का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, वो सारी चीज़ें हम यूनिवर्स में पढ़ेंगे। आगे हम वर्ल्ड मैप में आएंगे। वर्ल्ड मैप में तीनों टाइप के मैप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल मैप पढ़ेंगे, फिजिकल और इकोनॉमिक। फिजिकल मतलब कहाँ कौन सा रेगिस्तान है, कहाँ कौन सी जो है वन पाए जाते हैं, कहाँ कौन सी चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, इस टाइप की सब वर्ल्ड मैप में कवर हो जाएगा। फिर जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में भी हमको यही चीज़ें देखनी है। उसके बाद हम आते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में भी यही चीज़ देखनी, कैसे कि कहाँ पे कौन सा ओशियन है, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स में ओशियंस फैले हुए हैं, कहाँ पे पैसिफिक है, कहाँ पे अटलांटिक है, ये सारी हम ओशियनोग्राफी में देख लें। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में कहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के खतरे कहाँ पे हैं, कहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, कहाँ पे मानसून आते हैं, कहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, सारी चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी में देख लेंगे। तो ये क्या हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब अगला डिवीजन हमारा आता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक को लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ इतना खास पूछा ही नहीं जाता। सबसे पहले तो हमको स्पेस के बारे में पता रहनी चाहिए कि स्पेस में क्या क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी में, और ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस एंड टेक से हमेशा करंट से आते हैं। तो बहुत ही ईजी है यहाँ के नंबरों को टैकल करना। 5-6 नंबर इसके, 5-6 क्वेश्चन इसके पक्के हो जाते हैं। डिफेंस में वही, वैसे तो यूपीएससी ने डिफेंस में कभी पूछता है तो ये नहीं पूछता कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है। हमेशा डील वगैरह, या हमने कोई चीज़ खरीदी है, जैसे हमने राफेल खरीदे फ्रांस से, या हमने कौन सी जो है मिसाइल है, 2018 में क्वेश्चन आया था थार्ड अमेरिका की जो है मिसाइल थी, इस वो मिसाइल डिटेक्टिंग सिस्टम था। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, हमेशा क्वेश्चन आना है, हमेशा एक टेक्नोलॉजी पे हमेशा क्वेश्चन आना है, शॉर्ट है ये। तो नैनो टेक्नोलॉजीज में जो नई नई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आ गई, कुछ जो है टेक्नोलॉजीज हैं जो इवॉल्व हो रही हैं, तो उस टाइप की कोई भी टेक्नोलॉजी होगी वो हम इसमें कवर करते हैं। एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनर्जी आपने देखा होगा मोदी जी कितना फोकस करते हैं किस पे, सोलर एनर्जी वगैरह पे और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह पे। तो एनर्जी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमको एनर्जी में ये 2-4 तरीके की एनर्जी पूरी कवर करनी है। इस टाइप से ही आपको
उनको कहते हैं, मैंने एक बार टाइम टेबल वाले उसमें बताया था वीडियो में, आप देखेंगे यहाँ बाद में आपको मिल जाएगा टाइम टेबल का वीडियो, उसमें ज़रूर देखना। मैंने उसमें बताया है कि कैसे आपको पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर मोबाइल इन्फो, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स में से अमूमन एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी आता भी नहीं है। हेल्थ एंड बायोटेक, हेल्थ एंड बायोटेक में जैसे अभी कोविड चल रहा है ना, तो कोविड से रिलेटेड अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो उससे रिलेटेड हमको स्टडी करनी है, वो हमारा हेल्थ एंड बायोटेक में आएगा। कौन सी नई मशीन बनी है किसी को डिटेक्ट करने के लिए, किस तरीके से हमने वैक्सीन बनाई है, इस टाइप की चीज़ें हमारी इसमें आएंगी हेल्थ एंड बायोटेक में। अभी आपको बताऊंगा एक टैम करके एक नया बैक्टीरिया, वो सॉरी अमोबिया यानी अमीबा आया है, वो क्या करता है अपनी शेप भी चेंज करता है, वो माइंड को मतलब माइंड को ख़राब करने की प्रोसेस है वो। अगर गलती से आपके नाक में होके मुंह में होके कहीं पानी के साथ वो चला गया तो वो सीधे दिमाग पे जाता है और दिमाग को शिथिल कर देता है, मतलब आपका दिमाग सोचने समझने की क्षमता खत्म। और 99% रेट है मौत का, यानी जितने आदमी इससे ग्रसित हुए हैं उनमें से 99% मरे हैं, तो बहुत खतरनाक है। आजकल अमेरिका में चल रहा है, कोविड के बाद आया है। तो इस टाइप की चीज़ें हमको इसमें साइंस एंड टेक में देखनी है। करंट अफेयर तो इसमें आप देख रहे होंगे साथ साथ करंट अफेयर भी कवर होगा, इसीलिए मैंने कहा 20 to 25 डेज लगेंगे एक मॉड्यूल को करने में, और आपका क्वेश्चन कहीं बच के नहीं जाना है। अगली बार हम बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का डिवीजन देख लो आप। सबसे पहले आपको पांच, ये भी पांच में पांच पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें आपको एक बार इनका ओवरव्यू आपको आना चाहिए, जिससे क्वेश्चन देख के आपको माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये रिपीट हो जाएगा, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, और वहाँ पर गैस ही करना होता है। प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, ये सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करने हैं। फिर उसके बाद आते हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में हमको क्या कवर करना है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, फेडरल है या रिपब्लिक, जो इस टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रिक और कोसेंट्रिक। उसके बाद प्रेसिडेंट इस यूनियन गवर्नमेंट में आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमको किस में देखना है, यूनियन गवर्नमेंट में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का एक कॉलम आपको बनाना है और उसमें ये सारे देखने हैं, यहाँ से इनको कंपेयर करके पढ़ना है साथ साथ। वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर, वहाँ पीएम, यहाँ सीएम, यहाँ कॉम, यहाँ स्टेट कॉम, वहाँ पार्लियामेंट, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर, इस टाइप से आपको इनको सबको पढ़ना है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ हाई कोर्ट पढ़ना है। फिर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर वगैरह का, अब तो ये इतना मैटर नहीं है, पहले था ये 370 से पहले, लेकिन अभी आपको, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूटीज़ और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। चौथा हमारा डिवीजन है बॉडीज़, जो स्पेशल बॉडीज़ हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमको ज़्यादा नहीं होती, 10-5 ही होती हैं, 10-5 को हमको आराम से पढ़ लेना है और ये बॉडीज़ हमारा एकदम शॉर्ट हो जाएगा। फिर कुछ मिसलेनियस पॉइंट होते हैं इसमें, कैसे, जैसे हमको ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है कहाँ की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कब हुए, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ की कुछ जो है विधायक और एमपी होते हैं वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे की में भाग जाते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें हमको इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर कर लेनी है। ये करंट की चीज़ें होती हैं, तो हमारा स्टैटिक के साथ साथ करंट भी कवर हो जाएगा। ये आपका इंडियन पॉलिटी का डिवीज़न है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल डिवीज़न है, मेरे लिए काम करता है, आप चाहो तो अपना डिवीज़न बना सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बताऊं कि ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से चल रहा है, मेंस के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा, उसमें भी सेम ही चीज़ है, सेम सेम सेम, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये आपको पढ़नी है। ये फंडामेंटल टर्म्स हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन लोग इन्हीं को नहीं जानते, तो आप क्वेश्चन कैसे करें, फिर कहते हैं पेपर टफ आ गया। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है हमको इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर कैसा है, यानी इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनाए गए हैं, कैसे रीजनल एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करते हैं, या कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये सब एक्सटर्नल सेक्टर में आएगा। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, यानी बैंकों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बैंक बनी, कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी आई, सिक्योरिटी मार्केट कब से शुरू हुआ, ये सब हमको फाइनेंशियल मार्केट्स में पढ़ना है। उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर हैं जो हमको कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे, जैसे एग्रीकल्चर हमको कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री जो कंट्रीब्यूट करती है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम की, कोल की, इस टाइप की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया है, क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं इकोनॉमी को, सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इस टाइप की चीज़ें हमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़नी है। अगला हमारा एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन इकोनॉमी का, यानी वो जो प्लानिंग कमीशन वगैरह होते थे ना पहले, अभी उस प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया है, तो वो वही कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स बने थे, कैसे ग्रोथ हुई, कैसे रिफॉर्म्स हुए, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, कैसे एवॉल्व हुई इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद हमारा सर्वे और बजट, ये करंट वाला पोर्शन आ गया, देखो हर साल नया आता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और इसके साथ करंट अफेयर्स, यानी जो उसकी करंट अपडेट्स हैं कि क्या चेंज हो गई, कौन सी नई स्कीम आ गई, ये सब हम सर्वे बजट में आराम से कवर कर लेंगे विद इन 1 और 3 डेज, ठीक है। ये इंडियन इकोनॉमी का डिवीजन है, आप इसको
आराम से बना लेना। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो होता है मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एंट्री ऑफ यूरोपियंस, यानी कब आए। कई सारी यूरोपियन पावर आई थी ना भारत में, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए। तो सारे जब लोग आए तो इनकी एंट्री देखनी है, कैसे कैसे ये आए, कौन पहले आया, कौन पहले गया। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश ने अपना इस्टेब्लिशमेंट कब से किया। पहले तो ये व्यापार करने आए थे और फिर यहाँ कंपनी ने इतना डोमिनेंस कर दिया कि ये यहीं रहने लग गए, हमारे ऊपर ही राज करने लग गए। तो ये एस्टेब्लिशमेंट भी देखना ब्रिटिश का कि कब ये एस्टेब्लिश्ड हो गए भारत में। उसके बाद रिफॉर्म्स इन 19वीं सेंचुरी, यानी कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुए, यानी बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए ना, सती प्रथा हटी और बहुत सारी कुरीतियाँ थी भारत में जिनको हटाया गया, रिफॉर्म्स हुए। कैसे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, जोग्राफिकल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। वो हम सब रिफॉर्म्स इन 19वीं सेंचुरी में, क्योंकि 19वीं सेंचुरी के ही इंपॉर्टेंट हैं, उससे पहले के हमको नहीं देखने। ये 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर, ऑलमोस्ट 1 आवर का है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप चले जाना, या आई बटन है इसको दबा लेना, या फिर लास्ट में आपके वीडियो आ जाएगा, इसको जरूर वॉच करें, ठीक है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न इंडिया का। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ये लगभग दोस्तों चलता है 1905 से लेकर 1947 तक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से पूछे जाए जितने भी आंदोलन गांधी जी के हुए, सुभाष चंद्र बोस का जितना कंट्रीब्यूशन रहा, भगत सिंह का रहा, चंद्रशेखर आज़ाद का रहा, बाल गंगाधर तिलक, लाल वाल पाल के जो कंट्रीब्यूशन थे, साइमन कमीशन और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, और जितनी सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1935, सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलेंगी, नेशनल मूवमेंट्स में। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचते हैं, उन सारे मिसलेनियस को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। मिसलेनियस का मतलब है जो हमसे बच जाएगा वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, बाकी तो कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया वाला सेक्शन हो गया। अब आगे अगर बढ़ जाएं तो आगे आता है आर्ट एंड कल्चर। कल्चर को देखो 4 पार्टों में डिवाइड करो। सबसे पहले ये विजुअल आर्ट्स, शॉर्ट, कुछ ना पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर से बोर हो जाओ तो ये वाला पोर्शन पढ़ जाना। एक क्वेश्चन शॉर्ट है, आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 नंबर देके जाएगा आपको। इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। कौन सी जगह पर किस टाइप की पेंटिंग बनी हुई है, बादामी पेंटिंग और ये फलानी टिकानी, ये जितनी भी गुफाएं हैं इनमें बनी हुई हैं, किसके आर्किटेक्चर किस टाइप का है, कौन सी जो मंदिर वंदिर होते हैं उनकी कौन सी शैली है, द्राविड़ा है या कौन सी है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी विजुअल आर्ट्स में। फिर लिटरेरी आर्ट्स, लिटरेरी मतलब लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के लिटरेचर हैं, कौन सी कितनी सारी 28 कुछ भाषा है ना अपने यहाँ पे, तो वो सारी लिटरेरी आर्ट्स कौन सी भाषा में कहाँ पे क्या लिखा जाता है, पेंटिंग करी जाती है। जैसे अशोका के टाइम पे पाली लैंग्वेज में पत्थरों पे लिखा जाता था, जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उनके पत्थरों के, उन पे ऐसी भाषाओं में लिखा जाता था, पहले पाली में, फिर प्राकृति में, फिर मतलब संस्कृत में लिखने लगे, फिर हिंदी आ गई, धीरे धीरे उर्दू आ गई। इस टाइप की लिटरेरी आर्ट्स में आएगा। उसके बाद मिसलेनियस, सबसे पहले मिसलेनियस में देखो क्या बचता है, जैसे फिलोसॉफी, फेस्टिवल, ट्राइब्स, क्राफ्ट, साइंस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेंगे तो डाउट खत्म हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कौन सी जगह कौन सा डांस होता है, स्टेट वाइज डांस होते हैं ना, और ये जो मेन जो 6-7 डांस हैं वो आपको जरूर कर लेने हैं। जैसे मोहिनीअट्टम होता है उधर केरला में, ठीक है, कथक होता है, और इधर कुचिपुड़ी, इस टाइप के जो डांस हैं, गिद्दा, भांगड़ा, ये सारे जो आपको एक बार देख ले, एक बार में याद हो जाते हैं ये डांस। ड्रामा, सिनेमा, सर्कस, मार्शल आर्ट्स, पपेट्स, पपेट्री पे भी क्वेश्चन आया है 1-2 बार। तो ये सारी चीज़ें आपको आर्ट एंड कल्चर में अच्छे से पता चल जाएंगी, सिर्फ इन मॉड्यूल्स के थ्रू अगर आप एक बार 10-10, 5-5 पॉइंट इन सब पे बना लोगे, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया का मतलब वही है एंशियंट हिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, हम मॉड्यूल को डिवाइड करते हैं, देखो 5 पार्ट्स में, दोबारा से फिर से। इसमें एक स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले, तो इसको हम पढ़ेंगे। ये इससे हर बार लगभग क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड वही है महाजनपदास, जैनिज्म, बुद्धिज्म और जो हिंदुइज्म अपने डोमिनेंस पे था, जो है 8th सेंचुरी के लगभग। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी वैदिक और पोस्ट वैदिक में। उसके बाद मौर्यंस और प्री मौर्यंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मौर्यों के पहले किसके इन्वेजन हुए और मौर्यन एम्पायर रहा, और मौर्यों के बाद में किसके इन्वेजन आए, कुषाण, कांडव और ये बहुत सारे इन्वेजन थे, वो सारे आप इसमें मौर्यन में पढ़ लेंगे। उसके बाद सतवाहना, साउथ में सतवाहना जो थे ना, पल्लवा और जो है पांडवा, चालुक्य, चोल, ये सारे डाउन साउथ के जितने भी राजा थे वो सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, संगम लिटरेचर में। फिर उसके बाद ये पोर्शन आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, यह है हर्षा और गुप्ता, यानी गुप्ता पीरियड। इसमें हर्षा और गुप्ता के बारे में आपको ढंग से पढ़ लेना है, इनका मैं फर्दर डिवीजन करके बताऊंगा आपको अभी आगे, ठीक है।
अब बचता है हमारा ये पोर्शन, ये ऑलमोस्ट आखिरी है, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अर्ली मेडिवल। अर्ली मेडिवल में क्या हुआ, यानी वही 700 ईस्वी के लगभग, 700 ईस्वी के लगभग क्या हुआ था, जब ये कश्मीर वश्मीर में राजा थे, उसके बाद अफगानियों ने और ये तुर्क जो थे, टर्क, उन लोगों ने इन्वेजन करना शुरू किया, उस टाइप की ये पढ़नी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली पे किस किसने राज किया, इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। तुगलक वंश, खिलजी वंश और जितने भी वंश हुए से लोधी वंश, और ये सारे दिल्ली सल्तनत में आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद विजयनगर और बहमनी किंगडम, ये विजयनगर में वही कृष्णदेव राय वाला मैटर, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत अच्छे राजा थे, उनके टाइम पे बहुत डोमिनेंस था, तो वो आपको विजयनगर और बहमनी किंगडम में कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बनता है, कभी कभी क्या बन ही जाता है, भक्ति और सूफी मूवमेंट से पूछ लेते हैं, क्योंकि ये जो भक्ति मूवमेंट था ना, ये मीराबाई और तुलसीदास और ये सूरदास, इस टाइप के जो लोग थे, वो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स इन इन जगह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद मुगल्स। मुगल्स मतलब वही जो है बाबर वगैरह और ये सब जो आए थे, औरंगजेब और जहांगीर और अकबर, ये सब हमको मुगल्स में कवर कर लेंगे। उसके बाद मराठा। मराठा कॉन्फिडरेसी आपने देखी है, शिवाजी के टाइम का जितना भी मैटर होगा वो हम मराठाओं में कवर कर लेंगे। और यही हमारी मेडिवल हिस्ट्री है, खत्म हो गई मेडिवल हिस्ट्री। इस टाइप से हमको सिलेबस का यूज करना है, डिवीजन करना है सिलेबस का। ठीक है। देखो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको, अगर आपने इतना पढ़ लिया, मतलब इस टाइप से डिवीजन करके मॉड्यूल वाइज अगर आपने पढ़ा और फर्जी की रामायण इधर उधर से नहीं इकट्ठी करी इतनी किताबें, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ की। देखो मैंने पर्सनल एनालिसिस में आपको बता दूं कि पॉलिटी, एक मिनट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में देखो प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी और ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ये सारे यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। ये क्या होता है, देखो ये पॉसिबिलिटी है, यानी जितने, जैसे 1979 से 1919 तक, यानी 1900 वो सॉरी 2019 तक, लगभग 40 साल मान लो आप, यानी इन सारे पेपरों का जो एनालिसिस है ना, उससे यही निकलता है कि यूपीएससी का जो कोर जो रूल है ना, वो है कि हर जगह से क्वेश्चन पूछना है, हर जगह से। इसीलिए तो आपको कोर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ना कि तुमको हवाबाजी में पूरा ग्रंथ पढ़ के डाल दो, कोई मतलब नहीं है। कोर चीज़ों से क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो देखो हर जगह से दो तीन, दो तीन, ये पार्लियामेंट से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, स्टेट गवर्नमेंट से 2, बॉडी जो मिसलेनियस क्वेश्चन है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहाँ से 1 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। मतलब टोटल आप 13 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी से। ये आपका डिवीजन है, फर्दर डिवीजन कह सकते हैं आप इसको। वैसे ही सेम इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी आपको पढ़ना है, एक्सटर्नल सेक्टर से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ये आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आप इनमें, जैसे ये बॉडीज मिसलेनियस हो गया, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। जैसे यहाँ पे ये सर्वे, बजट, करंट अफेयर, ये आपने 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो इसको कवर कर लिया, एक सेक्टर्स को कवर कर लिया आपने, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, तो 8 क्वेश्चन तो यहीं से एक्सपेक्टेड हो गए। तो बाकी एक एक क्वेश्चन वाले जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट को आप स्किप भी कर दो तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ये 40 साल की एनालिसिस है, ये कोई 2 साल की एनालिसिस नहीं बता रहा मैं, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। ऐसे ही फर्दर डिवीजन में देखो साइंस एंड टेक में सेम चीज़ है। साइंस एंड टेक में आपने क्या किया, मान लो एनर्जी, एनर्जी मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब पे, विंड एनर्जी। यहाँ से आपने कर लिया, 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, 2 क्वेश्चन हेल्थ एंड बायोटेक, यानी जो करंट में चल रहा है, कौन कौन सी डिजीज वगैरह और क्या है, इस टाइप से, तो 5 क्वेश्चन आपको निकला है यहाँ से, और टोटल यहाँ से 9 एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो आपको 2 टॉपिक से 5 निकल रहे हैं ना। एनवायरमेंट में आ जाते हैं। एनवायरमेंट में देखो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन, 11 में से 6 तो 2 टॉपिक से निकल गए। उसके बाद आप 1 क्वेश्चन वाले को नेगलेक्ट भी कर देना, तो आपको दिक्कत नहीं होनी है कोई। ठीक है। ये एनालिसिस लोग करते नहीं है, बस लगाते भी हैं तो 5 साल के पेपर लगा लिए, बस हो गई छुट्टी, ऐसे थोड़ी होता है। आपको देखना पड़ता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये तो सब बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसमें, इन सब में लगभग एक एक क्वेश्चन है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रीलिम्स में नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उनको, बाकी आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, क्योंकि आपको श्योर, मतलब एक सेफ जोन में रहना चाहिए, यानी आपको 130 टू 120 वाली रेंज में हमेशा रहना चाहिए, तो कभी डाउट नहीं होगा कि प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो देखो फिजियोग्राफी से, चोटियाँ, पहाड़ियाँ, ये सब चीज़ों से देखो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ड्रेनेज सिस्टम और पढ़ लेंगे आप, आपका लक अच्छा हुआ तो 2 फिजियोग्राफी से आ गए, 2 ड्रेनेज सिस्टम से आ गए, 4 क्वेश्चन हो गए आपके, 6 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से अकेले, वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ के। ठीक है। नेक्स्ट एनालाइज करें तो देखो कल्चर में परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, आना ही आना है। तो आपने 2 टॉपिक पढ़े तो आपके 3 में से 2 क्वेश्चन हो गए, सीधी बात।
मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वहीं बताया था पिछले वाले डिवीजन में कि इंडियन नेशनल मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं, तो आपको ये तो बहुत ही तैयार करके रखना है। कहाँ से? 1905 से 1947 तक, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री वही एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बाकी ज़्यादातर लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, टाइम नहीं होता तो छोड़ देते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री भी सेम चीज़ है, आपको एंशियंट हिस्ट्री में इतना करके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप कुछ छोड़ें तो छोड़ भी दें। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है यार, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड, इन दोनों को पढ़ जाओ, और एक जैनिज्म बुद्धिज्म, इनको पढ़ जाओ। इन्हीं से 3 या 2 क्वेश्चन इन्हीं से श्योर आ जाएंगे, 2 टॉपिकों से। बाकी आप क्यों फर्जी में इतनी बड़ी किताबें पढ़ के बैठे हो, सिंगानिया, और वो कोई मतलब नहीं रहता उनका। वो तो कोचिंग का मटेरियल है, वो कोचिंग खुली है तो कुछ ना कुछ तो बेचेंगी, तो वो आप खरीदने के लिए क्यों बैठे हो उनको? देखो, ये एक एनालिसिस थी जो मैंने आपको बताई। तो लगभग इकोनॉमी से 16 क्वेश्चन, पॉलिटी 13, ये जो एक्सपेक्टेशंस थी ना क्वेश्चंस की, यही रहनी है, हमेशा यही रहनी है। अब एक बात बता दूं आपको कि ये टोटल क्वेश्चन हुए 75। अब यहाँ पे कुछ धुरंधर धनुर्धर बैठे होंगे जो कहेंगे सर ये तो आपने 75 का ही बताया, क्वेश्चन तो 100 आते हैं। भाई क्वेश्चन 100 ही आते हैं। अब मैंने जब एनालिसिस बताई है 40 साल की, तो कोई हवाबाजी में तो बताई नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको 25 क्वेश्चन छोड़े क्यों। 25 क्वेश्चन ये छोड़े क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो किसी ना किसी साल एक सब्जेक्ट को हाई मार्जिन देता है। अब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसको वो हाई मार्जिन देता है हर साल, यानी 16 की जगह 26 आ जाएंगे इकोनॉमी से, या जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है 5 की जगह 12 आ गए। तो इसलिए ऊपर वाले 25 छोड़ ही दिए हैं कि आपने ठीक से तैयारी करी तो उन 25 में से 10 तो आप लेके ही जाओगे, 15 तो। देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे 15 क्वेश्चन अगर आप छोड़ो ना ऊपर वाले, कुछ क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी ऐसे बनाती है। वो जैसे आप, ये रोड है, इस पर बाइक लेके आप जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर बच्चे खेलते हैं इधर आस पड़ोस, तो ये ब्रेकर होते हैं ना, तो 15 जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ब्रेकर होते हैं 100 क्वेश्चन में। यानी वो 15 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि आप उसमें अटक जाएं, उसमें टाइम लगाएं, जिससे आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो ना हो पाए और आपका सिलेक्शन यहीं रुक जाए, सालों दर साल यहीं पड़ा रहे नीचे ही। इसलिए बनाए जाते हैं वो 15 क्वेश्चन। तो वो 15 क्वेश्चन और वो जो 10 क्वेश्चन जो यूपीएससी हर बार एक सब्जेक्ट में हाइक करती है, वो मैंने नेगलेक्ट ही कर दिया। यानी आपने इसको बिल्कुल नहीं भी कर पाए ना, तो भी 75 क्वेश्चन है इसमें से। अगर आपने 66 67 जितने क्वेश्चन कर दिए ना, आपको कौन रोकेगा यार? 120 से ऊपर मार्क्स गए आपके। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि 160 और 150 भी लाना बड़ा, मतलब आपके हाथ में है, आप ला सकते हैं, और लाए भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। अभी इस बार ही एक लड़की लाई थी 162 मार्क्स। तो इट कैन बी अचीवेबल है, ये रिमार्क भी आप ला सकते हैं 160। तो ये एक छोटा सा डिवीजन था। अभी ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया दोस्तों, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस की एनालिसिस है ना, क्वेश्चन किस टाइप से आपको पहचाने, चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। उसके बाद आप एक नया वीडियो में कभी लेके आऊँगा जिसमें आपको क्वेश्चंस को बताऊंगा कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि यार प्रीलिम्स तो एटलीस्ट निकलना चाहिए आपका। बाकी मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन होती है, इंटरव्यू में प्रिपरेशन आपकी प्रीलिम्स मेंस दोनों की काम आती है, और लक फैक्टर भी होता है। लेकिन प्रीलिम्स जिसका नहीं निकल रहा ना, उसके साथ कुछ दिक्कत है, समझ लो। चलो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये मैंने एक टॉपिक लिया एंशियंट इंडिया का, ठीक है। एंशियंट इंडिया मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे वही स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड। यहाँ मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, ये वही है जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। यहाँ सतवाहना, संगम लिटरेचर, चालुक्य, पल्लवा, और ये गुप्ता और हर्षा का पीरियड। तो इसको मैंने इनमें डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने मान लो ये ले लिया, मैंने क्या करा, ये ले लिया स्टोन एज और वैदिक एज, जो पिछले वाले में दिखाया ना अभी। जैसे एंशियंट इंडिया को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, और अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला उठा लिया पहला पार्ट, ठीक है। इसको पहले पार्ट को मैंने सब डिवाइड किया 5 पार्ट में। ऐसे ही आपको पढ़ना होगा। अगर एग्जाम निकालना है ना, 6 7 महीने के अंदर निकल जाएगा, लेकिन पढ़ना ऐसे ही होगा। स्टोन एज टू वैदिक एज, इसको मैंने क्या कहा, 5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपदास, और जो रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में हुए थे, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये सब, ठीक है। इस टाइप से ये मैंने इस टाइप से इनको फर्दर डिवाइड कर दिया। आपने जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख, बहुत सारी साइट्स हैं, कौन सी साइट कहाँ पे है, पाकिस्तान में कुछ मिलती हैं, सिंध की साइड, कुछ इंडिया में हैं, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती थी, कौन कौन सी खाने की चीज़ें पाई जाती थी, कौन कौन सी मूर्तियाँ मिलती थी, इस टाइप की चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आपको 8 से 10 क्रिस्प पॉइंट हैं, वो आपने लिख लेने हैं और उन्हीं का रिवाइज करना है, और उन्हीं में से क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन देखो आप, 1 मिनट, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आया आपका
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। ठीक है, इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। अब देखो ये क्या है, चनहुदारो, कोटडिजी, सगोरा और देसलपुर। अब लोगों ने क्या करा, पूरी कोचिंग और पूरे जितने एस्पिरेंट थे सब कूद गए इसके ऊपर, हड़प्पा साइट, हड़प्पा साइट, हड़प्पा साइट। हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। सारी कोचिंग ने कहा, मैंने बोला था ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ जाना। आ गया ना क्वेश्चन। भाई एक बात बताओ कोचिंग वालों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोर देन 2000 यानी 2000 से ऊपर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कौन याद करेगा बताना, माई का लाल? नहीं याद कर सकते ना, क्योंकि वो ये चीज़ पूछ ही नहीं रहे कि आप 2000 इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट याद कर लो। हड़प्पन लिखा आ गया, इसका मतलब लोग कूद पड़े कि ये इंडस वैली से, हड़प्पा संस्कृति से क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कुछ और पूछ रहा है। देखो इसका आंसर है ये सगोरा, आंसर सी करेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे क्वेश्चन। देखो 1998 में, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन की एनालिसिस कैसे करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना लोग। 1998 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आया, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में भी आया। ठीक है, अब 1998 में ये सिविल सर्विसेज में ही आया है खुद। चलो आप सीडीएस और यूपीपीसीएस की छोड़ो, यहाँ क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इन द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। वो कह रहा है इनमें से कौन सा अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर है जो फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करेगा जब कंट्री में क्राइसिस आ जाएगी उस वक्त पे। क्वेश्चन समझ गए? फिर से समझाऊं, इनमें से कौन सा सबसे पुराना एंशियंट इंडियन रॉयल ऑर्डर है जिसके द्वारा फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जाएगा जब कंट्री में क्राइसिस आ जाएगी तब। ठीक है, अब आपने एक चीज, अगर आपने मौर्यन पीरियड पढ़ा होगा जो मैंने अभी सिलेबस में बताया, मौर्यन पीरियड में ये सगोरा कॉपर प्लेट होती थी, सगोरा कॉपर प्लेट। ठीक है, अब सगोरा कॉपर प्लेट क्या होती थी, ये एक अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर था मौर्यंस का कि कंट्री में क्राइसिस आ जाएगी तो ये फूड ग्रेन्स इनमें प्रिजर्व किए जाएंगे इनके द्वारा, सगोरा कॉपर प्लेट्स के द्वारा। अगर आपने मौर्यन पीरियड पढ़ा होता जो मैंने अभी सिलेबस में बताया, तो आपको सगोरा पता होती क्या है। ठीक है, अब सगोरा पता होती है आपको, इसका आंसर यही है, सगोरा कॉपर प्लेट। तो अब इसको आपको पता होती है कि सगोरा जो होता है वो तो यार एक अर्लीस्ट ऑर्डर था मौर्यन के टाइम पे जो फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करता था कंट्री में क्राइसिस के टाइम पे। कंट्री में जब क्राइसिस आ जाती तो ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए थी ये सगोरा प्लेट्स। तो अगर आपने मौर्यन पढ़ा होता तो आप इसको यहाँ देखते ही कहते, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हड़प्पा साइड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है ही नहीं भाई इंडस वैली का क्वेश्चन, क्वेश्चन तो मौर्यन पीरियड से है। आपको यहाँ देखते ही समझ में आता है सगोरा, यार सगोरा तो कॉपर प्लेट है, ये हड़प्पन साइट कहाँ से हो गई? ये तो वो हैं जो अर्लीस्ट ऑर्डर थे और फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करते थे जब कंट्री में क्राइसिस आ जाती, तो ये साइट कहाँ हो गई, ये कोई जगह कहाँ हो गई? और यही तो वो पूछ रहा है कि नॉट अ हड़प्पन साइट, कौन सी एक हड़प्पन साइट इसमें नहीं है, सगोरा नहीं है। निकला क्या आंसर? मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, बहुत ही बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन, और आपको बताऊंगा कि आपने एक शब्द भी नहीं पढ़ा ना तो भी आप उन क्वेश्चंस को सही करके आओगे, और वो भी 100%, 99% नहीं, 100%। लेकिन वो वीडियो मैं दूसरा लेकर आऊँगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको यहीं रोकते हैं। बस मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन 10-10 बार, 12-12 बार, और कहूँ 40 साल में पिछले में 12-12 बार पूछा गया है एक एक क्वेश्चन, और मैं सारे क्वेश्चन आपको एनालिसिस करवाऊंगा। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। तो आप इसको पूरा देखें, समझ में अच्छे से सिलेबस को समझें और समझें पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।